मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 247। वीडियो के आखिर तक बने रहें और जरा जिस तरह से आजकल पूरी तरह से भारत के अंदर राजनीति हो रही है पसमंदा व अति पिछड़े शब्द पर, जरा समझने की जरूरत है कि अति पिछड़ा वर्ग कहते किसको हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ महीनों पहले, या यूं कहा जाए लोकसभा चुनाव के समय पर बोला था कि पसमंदाओं का भी अधिकार का हमें ध्यान रखना होगा। ध्यान रखने पर ही कहा, और इतने कहने भर से ही पूरे भारत के अंदर हजारों या यूं कहा जाए कि जितने भी समाज पसमंदा में आने वाले हैं, सबने भाजपा से जुड़कर अलग अलग संगठन बनाने शुरू कर दिए और इस शब्द को बनाने की कोशिश करते रहे। और जो पीछे से ही यानी के संगठन चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं और पीछे चले गए और उनका नाम गायब होता चला गया। पसमंदा व अति पिछड़े वर्ग की आवाज उठाने वाले बहुत सारे संगठन थे। उनमें से ही एक संगठन का नाम अच्छी तरह से बहुत लोगों को मालूम है, राष्ट्रीय अति पिछड़ा मोर्चा। राष्ट्रीय अति पिछड़ा मोर्चे के नाम से चलने वाला संगठन, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गुलजार सलमानी। गाहे बगाए नहीं कह सकता हूं, वक्त वक्त पर कहूंगा कि वक्त वक्त पर अति पिछड़ों की आवाज को उठाया। यहां तक कि कई बार बड़ी बड़ी पार्टियां इस मुद्दे पर बहस करती हुई नजर आई। नेशनल मीडिया से लेकर और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी इस मुद्दे पर बहस हुई और लगातार जब यह मुद्दा चला था तो कहीं ना कहीं अति पिछड़ों को फायदा भी हो रहा था। अब बात आती है कि अति पिछड़ों के नाम पर राजनीति बड़ी शिद्दत से होती है, यानी कि बहुत ज्यादा तेजी में होती है। हर पार्टी में एक मोर्चा हो जाता है और वो अपने आपे को उस मोर्चे का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है या उससे जुड़े हुए जितने भी लोग होते हैं वो अति पिछड़ों का अपने आपे को नेता समझ लेते हैं। पर जो अति पिछड़ा समाज है वो कहीं ना कहीं ठगा रह जाता है। इसी सब संदर्भ में मैं बात करने के लिए जोड़ना चाहूंगा गुलजार सलमानी को, जो कि लखनऊ से हैं। गुलजार सलमानी साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, मैं सुन पा रहा हूँ आप। स्वागत है सर भारत न्यूज 247 में आपका। मैं भी आपका आपके चैनल का और आपके दर्शकों का और आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मैं भारत न्यूज 24/7 का मैं स्वागत करता हूं कि वो अति पिछड़ों की आवाज। आपका धन्यवाद जी, शुक्रिया। गुलजार साहब, जैसे जिस तरह से लोकसभा चुनाव के अंदर मेरा सवाल सीधा है आपसे, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा अपना भी और न दर्शकों का लेना चाहूंगा। मैं सीधा सवाल कर रहा हूं आपसे कि आप राष्ट्रीय अति पिछड़ा मोर्चा चलाते हैं और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप, और जिस तरह पिछले बार लोकसभा चुनाव के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई पसमंदा का हम ध्यान रखेंगे, तो क्या ये वही पसमंदा हैं जो ओबीसी में आकर अति पिछड़े कहलाए जाते हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मंशा थी पसमंदा शब्द बोलने की, उनके पीछे आरएसएस काम कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है वो हमेशा मुस्लिम धर्म को फूट पैदा करके, मुस्लिमों को दो फाड़ करके और मुस्लिम समाज को तबाह और बर्बाद करके इस देश पे शासन करना है। और उनकी जो मंशा है प्रधानमंत्री जी की पसमंदा का, जो उन्होंने अपने हिंदू पसमंदा को तो हक अधिकार दिया नहीं, तो मुस्लिमों को कहां से हक अधिकार देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बात को ये सुन के पूरे देश के पसमंदा संगठनों ने इस बात को कहा कि प्रधानमंत्री जी ने पसमंदा को हक अधिकार देने की बात कही, उनका भी ख्याल रखा जाएगा, ये कहा है। उसके साथ साथ खुद आरएसएस ने उसी के अंदर पसमंदा संगठन पैदा किए और पसमंदा संगठन का जो मकसद था, पसमंदा संगठन किसी जैसे इस्लाम धर्म के खिलाफ नहीं, इस्लाम की आइडियोलॉजी को लेकर चलने वाला संगठन है। जबकि बीजेपी और उसके समर्थित जो पसमंदा संगठन है वो इस्लाम से ही लड़ाई लड़ने लगे। जबकि पसमंदा का मतलब है जो पीछे छूट गया, अपने हक अधिकारों से छूट गया, क्योंकि इस्लाम में कोई पसमंदा नहीं है, मुसलमानों में पसमंदा है। हमारी लड़ाई मुसलमानों से है, मुसलमानों से में भी उन जातियों से जो अपने आप को अपर कास्ट के मनुवादी मुसंगी लोग हैं, जैसे खान, पठान, शेख, सैयद, फारूकी और उस्मानी। ये जो लोग हैं इन्होंने जातिवाद का जो जहर पैदा किया और हम लोगों के हक अधिकार की रोटियां खाने का काम किया। हम लोगों को
जीर्ण शीर्ण हालत में कर दिया, हमारी हालत दलित से भी बदतर कर दी, वो दोषी है, उनके खिलाफ हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई इस्लाम के खिलाफ नहीं है, क्योंकि इस्लाम में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने आखिरी भाषण में यानी खुतबे में खुद ये कहा है कि गोरे को काले पर और काले को गोरे पर, गुलाम को राजा पर कोई अधिकार नहीं, सब बराबर रहेंगे। मेरे सुन लो इस्लाम के लोगों, सब बराबर है, कोई सैयद है ना, कोई खान है ना, कोई सलमानी है ना, कोई हज्जाम है, कुछ नहीं है, सब बराबर है इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग और मुझे फॉलो करने वाले लोग। लेकिन यहाँ उसके विपरीत शेख सैयद और खान पठानों ने उसके विपरीत काम किया। हमारी जो जातियां पैदा की उसमें सलमानी, राइन, सैफी, मुस्लिम, मेहतर, भंगी जिनको कहा जाता है, और उनके साथ वही व्यवहार हो रहा है जो मनुवादियों की व्यवस्था में है। जो हिंदू मनवाद व्यवस्था है वही मुस्लिम मनवादी व्यवस्था इन्होंने लागू की। और प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की मंशा सिर्फ मुस्लिमों को डिवाइड करने की, इस्लाम पर आक्रमण करने की है। मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं। उन संगठनों को भी आगाह करना चाहता हूं, तुम अपने मूवमेंट से पीछे हट गए हो, तुम आरएसएस के संचालित संगठन बन गए हो। आरएसएस जो तुमसे चाहता है वो हासिल करना। हमारी लड़ाई अपने हक अधिकार के लिए है, समानता की अधिकार के, सामाजिकता की है, आर्थिक बदहाली की है। हमारी लड़ाई राजनीतिक हक अधिकार की है, न कि इस्लाम की या कुरान के खिलाफ लड़ाई थोड़ी है हमारी। लेकिन आज मैं देख रहा हूं जो भाजपा पोषित संगठन है पसमानदा को उन्होंने सारा मूवमेंट ध्वस्त कर दिया, और प्रधानमंत्री जी ने ये बोलकर उन लोगों अपनी चाल उन्होंने खूब चल दी। मैं प्रधानमंत्री और भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूं कि भाई अति पिछड़े लोग हिंदू में भी बराबर हैं, उन्हें क्यों नहीं अधिकार दे रहे हो? उनका क्यों नहीं आप जातिगत जनगणना की बात करते हो? उनको भागीदारी क्यों नहीं देते हो? आपको मुस्लिमों की तो बहुत चिंता हो गई। मैं इस संगठन को 2011 से चला रहा हूं और मैं पूरे देश का भ्रमण करता हूं। मैं देख रहा हूं भाजपा ने, पुलिया साहब मैं रोकना चाहूंगा यहाँ पे, भाजपा ने 7 सांसद दिए हैं अति पिछड़ों के, ओबीसी वर्ग के, तो कहाँ भाजपा साथ नहीं चल रही है लेकर? देखिए वो जो सांसद दिए हैं क्या वो अपनी बात रख सकते हैं? वो भाजपा के एजेंडे पे चल रहे हैं, वो आरएसएस की आइडियोलॉजी पे चलते हैं। यदि वो आजाद ये तो पार्टी का मैनिफेस्टो पे चुनाव जीत के आए हैं, तो मैनिफेस्टो की तो बात करेंगे ना। वो हमारी कांग्रेस वाले आएंगे तो कांग्रेस की बात करेंगे, आम आदमी पार्टी का आएंगे तो आप भी तो यानी कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हो, तो आप भी तो अगर मान लो समाजवादी पार्टी, मेरी बात सुनिएगा, समाजवादी पार्टी आपको संसद बना देती है, आपको संसद बनाती है समाजवादी पार्टी, तो क्या आप संसद समाजवादी पार्टी के कहलाकर अति पिछड़ों के सांसद नहीं कहलाएंगे क्या? माननीय पत्रकार महोदय जी, माननीय भारत न्यूज 24/7 के संवाददाता जी, आप पहले देखिए राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे और संविधान क्या है। समाजवादी, मैं ऐसी पार्टी को चुनना पसंद करूंगा जो मेरे दर्द को अपना दर्द समझती हो, जिसके संविधान में हक अधिकार पसमानदा को देने की बात हो। मैंने अवलोकन किया तमाम पार्टियों का, कांग्रेस का भी, भारतीय जनता पार्टी का भी, मेरे लिए कोई अछूत नहीं है। लेकिन मैंने जब देखा कि भारतीय जनता पार्टी के संविधानिक पार्टी के संविधान जो है वो ओबीसी के घोर विरोधी है। कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी कहीं ओबीसी का हक अधिकार देने की ही नहीं है। मैंने जब देखा बहुजन समाज पार्टी केवल दलित समाज की बात करती है, ओबीसी की बात नहीं करती। मैंने जब देखा बहुत मुलायम सिंह यादव और डॉक्टर लोहिया को जब मैंने पढ़ा, तो समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो तमाम अति पिछड़ों को और पिछड़ों को हक अधिकार देने की बात करती है। उसके नेता पीडीए की बात करते हैं, उसके नेता हमेशा अपने सांसद और विधायक पीडीए का बनाना चाहते हैं। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा अपने भाषण में कहते हैं कि मुझे अछूत बनाएगा, जब वो मुख्यमंत्री पद से हटे गंगा जल से धुलवाएगा। वो भी इतना ही पीड़ित है जितना मैं पीड़ित हूं, इसलिए मैंने समाजवादी पार्टी को चयन किया है। और बात यही आती है कि नहीं, तो क्या आप बाद में जब समाजवादी पार्टी से आकर संसद बन जाएंगे, मैं कॉमन सी बात पूछ रहा हूं आपसे, तो क्या अति पिछड़ों के नेता बने रहेंगे, फिर आपको दूसरे कहेंगे कि आप तो गुलाम हो गए पार्टी समाजवादी पार्टी के? क्या अखिलेश यादव पिछड़ों की बात नहीं करते? क्या वो जाति जनगणना की बात नहीं करते? क्या पीडीए की बात कर रहे हैं? पीडीए ने कितने नेता बनाए हैं मुस्लिम और अति पिछड़े मुस्लिमों को? भागीदारी पूरी है। आप बताइए कौन सी भागीदारी लेना चाहते? भागीदारी कहाँ? अगर पद मिलेगा तो आजम खान को मिलेगा, आपको कब मिला?
किसी सलमानी को, अंसारी को, मंसूरी को, सैफी को या समाजवादी पार्टी ने कुछ दिया है? जासमीर अंसारी को एमएलसी बनाया गया, आशू मलिक को विधायक बनाया गया जो तेली समाज से हैं, महबूब अली को बनाया गया, लोक लेखा समिति में अध्यक्ष बनाया गया, और बहुत सारे ऐसे उदाहरण है। अगर मैं पूरा चिट्ठा तो आपके कार्यक्रम का समय निकल जाएगा। मेरे भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद पिछड़े समाज से आते हैं। और विधान परिषद में जो नेता बनाए गए हैं वो यादव हैं, पिछड़े समाज से हैं, और उनकी आइडियोलॉजी, उनका संविधान पिछड़ों की बात करता है। उनके 5 सांसद यदि यादव की बात करते हैं तो आपका क्या वो पिछड़े नहीं है? बहरहाल मेरा सवाल यह था कि ये जो पसमंदा और अति पिछड़ों की बात हो रही है, तो क्या आज जितने भी संगठन खुल रहे हैं, क्या ईमानदारी से आप भी कह सकते हैं इस बात को, क्योंकि आप भी एक संगठन चलाते हैं जिसका नाम है राष्ट्रीय अति पिछड़ा मोर्चा, क्या आपके संगठन के अंदर ईमानदारी से सर्व समाज यानी कि जो 18 बिरादरियों के लोग हैं वो आते हैं या नहीं आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हमारा जिला अध्यक्ष से लेकर कमेटी जितनी भी बनी है सभी को बराबर का प्रतिनिधित्व, हर बिरादरी है, जितने पसमानदा है, चाहे वो मुस्लिम भंगी है, मुस्लिम दलित है, जिसको मोची कहा जाता है, मेहतर कहा जाता है, ये धोबी है, हमारे इस संगठन में अंसारी भी है, हमारे संगठन में तेली समाज के लोग हैं, हमारे संगठन में सलमानी बिरादरी है, जिनको हज्जाम कहा जाता है, जिनको नाई कहा जाता है, इसमें हमारे हिंदू समाज के लोग भी जुड़े हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मेरी जो पीड़ा है, आप मेरी पीड़ा को महसूस कीजिए। मेरी पीड़ा यह है, हिंदू मुस्लिम धोबी ओबीसी में है और हिंदू धोबी अनुसूचित में है। ये संविधान में हमारे साथ दोगला व्यवहार क्यों है? कहते हैं कि कानून और संविधान सबके लिए बराबर है, तो मेरे लिए क्यों बराबर नहीं है? इसकी लड़ाई में लड़ रहा हूं। नहीं, बराबर कैसे? अनुच्छेद 340 खुला है, अनुच्छेद 340 पर धार्मिक पाबंदी, कभी इसके लिए तो आंदोलन नहीं किया आपने? मेरा संगठन सिर्फ इसी के लिए लड़ाई लड़ रहा है। मैं चाहता हूं जो मेहतर मुस्लिम है, जो भंगी मुस्लिम है, वो भी अनुसूचित जाति में होना चाहिए। मैं चाहता हूं जो धोबी भी उसमें होना चाहिए। मैं चाहता हूं नाई को भी होना। वर्गीकरण की बात करते हैं लोग, मैं आरक्षण की बात करता हूं। वर्गीकरण से पहले मुझे आरक्षण चाहिए, जब आरक्षण होगा तभी वर्गीकरण होगा। मुझे चाहिए जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने जो फार्मूला बिहार में लागू किया था वो पूरे देश में लागू हो जाए। पर साहब वहां पर बात ये आती है कि आरक्षण दिया जाता है छुआछूत पर, और मुसलमानों में छुआछूत नहीं होती है। आप कौन सी दुनिया में रह रहे हैं पत्रकार महोदय? क्यों आप कौन सी दुनिया में रह रहे? किसने पानी पीने को आपको मना किया है? कौन मस्जिद में आपको जाने नहीं दे रहा है? कौन आपके बच्चों को मदरसे में नहीं पढ़ने दे रहा? छुआछूत कहाँ है? मैं पत्रकार जी, मैं बार बार कहता हूं, मैं मस्जिद तक उनका भाई हूं, मस्जिद के बाहर मैं नाई हूं। मेरे भाई, मेरे साथ क्या सौगंध व्यवहार होता है आप ये सुन लीजिए। सुन लीजिए, हमें दफनाने तक, मरने के बाद जहां सैयदों के कब्रिस्तान है वहां दफनाने की जगह नहीं है हमारे लिए। हमारे महतरों के लिए कब्रिस्तान अलग, हमारे इमाम के पीछे नमाज नहीं होती, पढ़ते भी नहीं। मेरे साथ इतना अछूत। आप सैयदों का विरोध कीजिए ना, मुझे कमीन कहते। हाँ, नहीं, जो आपकी कम्युनिटी में आते हैं। और अभी आप सब शुरुआत में कह रहे थे कि अल्लाह के रसूल का आखिरी खुतबे की अगर आप बात कर रहे थे, तो ये बात कभी सैयदों से क्यों नहीं कही आपने? सैयदों से किसे ही तो लड़ रहा हूं, वही तो मुझे अछूत मानते हैं। मैं यही तो सैयद, शेख, पठान, काजी। अपने समाज को समझाइए कि आपका समाज उनके पीछे ना चले। देखिए, अभी हजारों साल हमने गुलामी सहन किए, हमारे डीएनए में गुलामी है। अब इस गुलामी को ऑपरेशन करने में समय लगेगा। अब जहां तक प्रधानमंत्री जी का, वो भी आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने पसमंदा का नाम लिया, चाहे उनकी मनसा कुछ भी रही हो, लेकिन उनके इस शब्द ने एक जन जागृति पैदा की। आज लोग समझ रहे हैं मेरी बात। अब 2014 में भी आप भी नहीं समझा करते थे। एक बार का वक्त मैं आपको बताता हूँ संपादक महोदय जी, संवाददाता जी, आप और मैं एक संगठन में रहा करते थे। मैं हमेशा पसमंदा की बात करता था। पसमंदा शब्द का अर्थ मेरे जमात के लोग, यहां तक कि आप भी नहीं समझ पाते थे, केवल मैं ही चिल्लाता था पसमंदा 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 लिखा करता था। लोग कहते थे ये पसमंदा होता क्या है?
लेकिन आज प्रत्येक शहर के लोग, प्रत्येक गांव के लोग, प्रत्येक राजनीतिक दल के लोग पसमानदा को जान गए कि पसमानदा होता क्या है। और जहां तक भेदभाव और छुआछूत की बात है, आज भी गांव में आप जाकर देख सकते हो, मुझे नब्बा नोकटा कमीन कहा जाता है। ये मेरे लिए जाति सूचक शब्द बने हैं। तेलडा कहा जाता है तेलुगु, कसाई को कुरैशी नहीं कहा जाता, कसेड़ा कहा जाता है, कसेड़ा, तेलडा, इस तरह के जाति सूचक शब्द मुझे हिंदू नहीं कहते, मुझे मुस्लिम समाज के मनुवादी मुसलगी लोग कहते हैं। और इनकी चाल आप देखिए, ये ठेकेदार मुसलमानों के और काम करे पठानों के, उनके अंदर घोर जातिवाद है। मैं जातिवाद खत्म करना चाहता हूं, मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फॉलोवर हूं। पसमानदा जितने भी उनके फॉलोवर है, हम चाहते हैं कि समानता की बात हो, हम चाहे हक अधिकार की बात हो, जितना भी उनको मिलता है इतना मुझे मिलना चाहिए। मैं फॉलोवर तो वो ठीक है, तो फिर आप में ये कमी हो कहाँ रही है, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये हमारे जो राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक दल के लोग हैं, उनकी कमी है। जो लोग उनको ठेकेदार मानते हैं, जैसे आजम खान साहब को और समाजवादी पार्टी ने प्रोत्साहित किया और ठेकेदार मुसलमानों का बनाया, इमाम बुखारी साहब को बनाया, उन्होंने टिकट अपने दामाद को दिलवाया, विधायक बनवाया, उनका विधायक मेरे सहारनपुर से ही, उनका दामाद उमर अली खान, सरफराज खान उनका रिश्तेदार आजम खान साहब का, सिर्फ ये लोग इनको बढ़ाने का काम किए। और ये कहते थे, हम लोग जब इनके पीछे लगते थे तो जिंदाबाद इनको कहते थे, यही ठेकेदार बन जाते थे हमारे। लेकिन अब नहीं है, अब परिवर्तन आ गया। पढ़े लिखे आप रहोगे नहीं, काम अपना छोड़ोगे नहीं, अपनी पहचान अपने कारोबार से कराओगे, घर से बाहर, और छुट्टी का तुम ध्यान रखते हो कि कौन सी कारोबार की किस दिन की छुट्टी होती है, तो आपको अधिकार मिल कैसे जाएगा? देखिए, वो समय अब जा रहा है, धीरे धीरे समय लगेगा। हाँ। हर चीज में समय लगता है, परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन हो रहा। जब आप पर बात आती है तो आपके तो समय लगेगा, गुलामी में जी रहे थे आप देखिए, मेरे समाज के लोग आज आपके पास सारे संसाधन है या नहीं है? आप अपने 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 समाज से जुड़ पाते हो, नहीं जुड़ पाते हो? मेरे समाज के लोग आज डॉक्टर इंजीनियर हैं, यहाँ तक कि मैं देख पा रहा हूँ भारत न्यूज चैनल जो। तो फिर कहाँ पिछड़े हो आप? फिर कहाँ पिछड़े हो आप फिर तो पिछड़े नहीं हो आप। जब डॉक्टर आपके समाज में है, वकील आपके समाज में है, फिर पिछड़े कहाँ हो आप? अभी शुरुआत है, देखिए उसमें क्या हो रहा है। अब वो आपको मजे की एक बात बताना चाहता हूँ, जो मेरे समाज का डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है, उसको यह प्रकाश अपनी बिटिया देकर हमसे छीन लेते हैं। ये चल रहा है अभी। अब ये नई बात निकाल के ला रहे हैं आप। जो भी मेरा समाज का IAS PCS बन जाए या MBBS डॉक्टर बन जाए, उसको शादी विवाह आदमी की अपनी मर्जी पे होता है। ये क्या मसला हुआ कि भाई जो पसमानदा की बेटी में शादी कर लेंगे? ये ब्राह्मणवादी परंपरा है, साजिश किया जाता है। अरे भाई, आप गुलजार सलमानी के बेटे का क्यों नहीं अपनी बेटी देते? आप एक बाल काटने वाले के क्यों नहीं देना चाहते अपनी बेटी? आप केवल MBBS को ही दोगे, आप केवल वकील को दोगे। जब आपकी बेटी भी अनपढ़ है और वकील को दे रहे हैं, आप खान पठान हो गए, आप रोटी बेटी का रिश्ता मुझसे कीजिए ना, रोटी बेटी का रिश्ता कीजिए। मैं चाहता हूं, मैं पल्ला बाजार के कह रहा हूं आपको, रोटी बेटी का रिश्ता कीजिए। गुलजार साहब, ये लड़की और लड़के की मर्जी की बात है, ना कि किसी समाज की या कोई पॉलिसी की बात नहीं हो सकती है, ना कोई इसमें मिशन कामयाब नहीं होगा। देखिए, एक मिशन के तहत वो लोग सफल हैं, लगाते हैं। वो कोई मिशन नहीं होता इसके लिए, कोई मिशन नहीं होता इसके लिए। साजिश है, आप गहराई से नहीं समझते। ये साजिश आज से नहीं चली आ रही है, ये बाबा ज्योतिबा फुले के जमाने से चली आ रही है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ भी यही किया है, उनको भी ब्राह्मणी दी है। मान्यवर काशीराम साहब एक अकेले बचे हैं, बाकी यहाँ भी बहुजन समाज पार्टी का पतन करने में ब्राह्मण का हाथ है। इसी तरह तमाम जितने भी बहुजन मूवमेंट या पसमानदा मूवमेंट चलते हैं, उनको ब्राह्मण अपनी चंगुल में फंसाकर खत्म कर देता है। और इस चीज से हमें बचना है। हमें जो बचना है, हमें यह नहीं कहना है कि प्रधानमंत्री जी ने पसमानदा का नाम ले दिया, वाह 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 कर देनी चाहिए। हमें उसके पीछे छुपी हुई साजिश को भी देखना है। और उस क्या साजिश हो सकती है? क्या साजिश हो सकती है? साजिश क्या हो सकती है? वो अधिकार नहीं देना चाहते, वो हम पर हमारे माध्यम से इस्लाम पर प्रहार करना चाहते हैं। सारी योजनाओं पर आपका अधिकार है, सब योजनाएं बराबर मिल रही हैं, जितनी हिंदू को मिल रही है उतने मुस्लिम को मिल रही है। कहाँ अधिकार है बताए मेरे भाई? कौन सी योजना आपको हिस्सा नहीं मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है? मकान सबको मिले हैं, प्रधानमंत्री
आवास विकास योजना सबको मिली है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना सबको मिली है। जितनी भी प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई या केंद्रीय योजना या राज्य की योजनाएं हैं वो संविधान के अकॉर्डिंग सबको बराबर मिल रही हैं। तो कहाँ अधिकार मांगा जा रहा है? मुझे मकान मत दो, मैं नहीं लेना चाहता मकान। मुझे शिक्षा का अधिकार दो, समानता का, समान शिक्षा का अधिकार दो। मेरी स्थिति को देखते हुए मुझे आरक्षण दो ताकि मैं अपने अंदर से पटवारी, दरोगा, कलेक्टर पैदा कर सकूं। मुझे नहीं चाहिए आपके शौचालय, मुझे नहीं चाहिए आपका मकान, मुझे मेरा अधिकार दो, मेरा आरक्षण। आरक्षण मेरा संवैधानिक अधिकार है, भीख नहीं मांग रहा हूं मैं भीख नहीं मांग रहा हूं, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। और जब तक मुझे अधिकार नहीं मिलेगा, जो गुलाम नबी आजाद द्वारा, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद द्वारा 9 अगस्त 1956 में हमारे पसमानदा समाज का गला रेता गया, मैं उस भूल को सुधार करना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि वो 1950 को आप स्वतंत्रता सेनानी पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप मुसलमानों का आइन कौन है? आई कौन? लोग उनको फॉलो करते हैं, आप कलाम आजाद पर सवाल उठा रहे हैं। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद सर सैयद अहमद खान नहीं हो सकते। मेरे आइकॉन कय्यूम अंसारी साहब हैं, मेरे आइकॉन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, मेरे आइकॉन काशीराम साहब हैं, मेरे आइकॉन मुफ्ती ए आजम किफायतुल्लाह सलमानी साहब हैं। मेरे जो आइकॉन ये नहीं हो सकते। जिस सर सैयद ने ये कहा था कि अपने गेट पे लिख दिया था कि यहां पर रजील मुसलमानों का प्रवेश निषेध है, यहां दाखला नहीं मिल सकता, वही अब्दुल कलाम आजाद। सुन लीजिए पत्रकार महोदय जी, 37 सांसद थे जिस टाइम बाबा साहब ने संविधान बनाया, जिस 340 की आप बात कर रहे हैं, जिसपे धार्मिक प्रतिबंध लगाने का काम 9 अगस्त 1956 को 37 सांसद सहित और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद द्वारा लगाया गया। उन्होंने कहा था कि सभी, हम तो सब बराबर है, हमारे में कोई छोटा ना कोई बड़ा और ना कोई ऊंच ना नीच, हम सब एक प्याले के शरीक है। और उसे पता था कल यदि इनको अधिकार मिल जाएगा नाई तेली धोबी कुम्हार लोहार को, तो हमारी सांसदी छिन जाएगी। हम परसेंटेज में कम है, ये 6% है, हम 0.2% है, तो हमारा अधिकार सांसद कल ये बनेंगे। तो ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि तेली जुलाए क्या सदन में आकर हल चलाएंगे, क्या बैल जोतेंगे। ये तो बहुत पुरानी बातें आप खेल रहे हैं। आज का सवाल ये था मेरा कि किस तरह से आप अपने हमारे साथ भेदभाव किया गया। 9 अगस्त 1956 को हमारा गला रेता गया। उस कुर्बानी जो उन्होंने मेरे साथ जुल्म और जाति की, उसके खिलाफ मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। चलिए गुलिया साहब, मेरा आखिरी सवाल है आपसे ये है कि जिस तरह आपका राष्ट्रीय अति पिछड़ा मोर्चा है, अति पिछड़ा मोर्चा आप चलाते हैं और इसमें आपने बताया कई लोग, कई समाज के लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, क्या कोई ऐसा प्रदर्शन दिल्ली में आपने किया है या करने की कोई आप मंशा रखते हैं जिससे कि भाई सब में एकता और भाईचारा बन के ये महसूस कराया जा सके कि उन लोगों को, जहां आप कह रहे हो कि आपके मुस्लिमों में भेदभाव है, और वो संदेश के माध्यम से ये भेदभाव खत्म कर दिया जाए? देखिए, अभी मैं उत्तर प्रदेश में था, अभी हमारा विस्तार हो गया, जल्दी ही दिल्ली में हमारा ऑफिस भी होगा और दिल्ली में हम जनता मंदिर पर अपनी आवाज बुलंद करेंगे और दिल्ली की सदर को हिलाने का भी काम करेंगे। ये अतिशीघ्र आपको देखने को मिलेगा। और जहां तक मेरे संगठन की बात है, अभी मेरा संगठन बहुत धीरे धीरे चल रहा है क्योंकि आर्थिक परेशानी हमारे सामने बहुत सारी है। हमारा जो संगठन है वो पसमानदा संगठन है। जो शेख सैयद खान पठान लोग हैं, ये बड़े बड़े मदरसे चला रहे हैं, मदनी साहब जैसे चंदा खा रहे हैं और नूरा कुश्ती कर रहे हैं ओवैसी और मदनी। उनकी नूरा कुश्ती का मकसद आप जानते हो क्या है? मदनी और ओवैसी के जो नूरा कुश्ती है वो सिर्फ बेवकूफ बनाने का, पसमानदा का आंदोलन असफल करने का, लोगों में अपने आप को हीरो और मुस्लिम का नेता बनने की जो साजिश है, वही साजिश काम कर रही है उनकी। मदनी और ओवैसी दोनों सगे भाई हैं, सांप और नेवले हैं, दोनों दिखाने को लड़ते हैं, वैसे एक है, एक ही भट्ट में रहते हैं, जमीन के अंदर घुसे रहते हैं, करोड़ों का चंदा खाते हैं। आज उनको पीड़ा वक्फ की संपत्ति की है। अरे वक्फ की संपत्ति इतनी है, कभी किसी तेली नाई को मिला है? अभी नहीं मिला। ये लोग हड़प कर रहे हैं, हजारों करोड़ का चंदा मदनी साहब मदरसे के नाम से कहां लाते हैं, कहां गया है वो पैसा? कहां गई है जमीनों का जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, वो पैसा कहां गया? ये नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं, हमारा बेवकूफ बनाना चाहते हैं, लेकिन हम पर्दाफाश कर रहेंगे इनका।
आज समाज में चलिए लोग समझ। शुक्रिया। मैं ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा, मेरे दर्शक जो है वो आपने हमारे संगठन को समझ दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। हमारे साथ जुड़े आप गुलजार साहब, इसलिए पसमानदा जातियों के लिए तरफ से भी आपका धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया। ये थे मेरे साथ में गुलजार सलमानी साहब, जो कि राष्ट्रीय अति पिछड़ा मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश ही नहीं कई राज्यों के अंदर अपना संगठन आगे बढ़ाते हुए यानी कि अति पिछड़ों की आवाज और पसमंदाओं की आवाज बनने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। अब देखना यह है कि जिस तरह से इन्होंने सीधे सीधे खुले इल्जाम लगाए हैं, क्या इस वीडियो को देखने के बाद में इन्हीं का समाज जाग पाएगा या नहीं जाग पाएगा। ऊपर से एक बात और मैं कहूंगा, अगर आपको लगता है कि इस भारत न्यूज 247 की वीडियो पर जो बात अति पिछड़ों को लेकर हुई है वो आपके समझ में आ रही है, तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताने की कोशिश करें और यह भी बताने की कोशिश करें कि क्या हम आपके सवाल पूछें उन लोगों से जो आपका प्रतिनिधित्व करते हैं, आपके समाज की आवाज उठाते हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज 247।